देवभूमि को बदनाम करने की जो कोशिश थी वो नाकाम रही। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल तक जो उत्तराखंड चर्चा में था एक गैंग रेप की केस की वजह से कि चंपावत में एक नाबालिग बच्ची यानी 16 साल की बच्ची के साथ 3 लोग गैंग रेप करते हैं। उसमें से एक अग्निवीर का जवान है, दूसरा एक शख्स है गांव का ही रहने वाला और तीसरा बीजेपी नेता। अब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा तूल पकड़ा कि कांग्रेस ने बाकायदा अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट कर दिया, वहीं डिम्पल यादव और कई ऐसे लोग थे जो सोशल एक्टिविस्ट, सब ने सीधा टारगेट किया सीएम धामी और वहाँ के प्रशासन को कि आपके राज्य में एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ गैंग रेप हो जा रहा है, बाकायदा उसके बाद आरोपी खुले में घूम रहे हैं, आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है और एक्शन के नाम पर क्या सिर्फ जांच हो रही है। लेकिन सच्चाई और भी हैरान करने वाली है क्योंकि जो शख्स उस बच्ची के सपोर्ट में खड़ा था यानी कमल रावत बार बार आकर सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि न्याय नहीं मिल रहा, आरोपी पुलिस स्टेशन के अंदर हैं, फिर भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, लड़की का जो भाई है उसे धमकी दी जा रही, बोल रहा है कि सुलहनामा कर लो। ऐसे तमाम आरोप वो लगा रहा था और हर कोई उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहा था कि यार कितना अच्छा आदमी है, उस बच्ची के लिए खड़ा है। लेकिन पता चला मास्टरमाइंड वही है। उसने उस नाबालिग बच्ची को बहलाया फुसलाया, कहा कि तुम झूठा आरोप लगा दो, झूठा केस कर दो, ये मेरे पॉलिटिकल दुश्मन हैं, इनको फंसा दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे पिता का इलाज करा दूंगा। लड़की की माँ नहीं है, लड़की के पिता की उम्र ज़्यादा है और इस वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब बेटी घर चलाने के लिए और पिता के दवाइयों के खर्चे के लिए वो एक आइसक्रीम स्टॉल पर काम करती है। ऐसे में जो पैसा मिलता उस पैसे से वो अपना घर चलाती है। ऐसे में उसकी मुलाकात हो गई, बताया जा रहा है कमल रावत से, जो कि जिला पंचायत सदस्य है। उसने बोला कि मेरे 3 दुश्मन हैं, विनोद रावत, नवीन सिंह रावत और पुरन रावत जो कि पूर्व प्रधान है और बीजेपी नेता है। अब ऐसे ने इसने कहा कि इन तीनों को फंसाना है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ आया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि तीनों लोग जिनकी बात पहले हुई थी, विनोद रावत जो अग्निवीर जवान है, नवीन सिंह रावत और पुरन रावत, इन तीनों की लोकेशन अलग अलग है। तीनों उस वक्त जिस वक्त ये घटना बताई जा रही है उस वक्त उस लड़की के साथ नहीं थे। दूसरी बात, लड़की अपनी महिला मित्र के साथ में गई थी और अपनी मर्जी से गई थी। लड़की का कोई कांटेक्ट इन तीनों से नहीं हुआ। बाकायदा लड़की का उस रात को कांटेक्ट जो कॉल डिटेल था वो कमल रावत से था, जो सामने बनकर आ रहा था कि मैं तो लड़की की मदद कर रहा हूँ, और उसकी महिला मित्र से। मतलब इन तीनों की रात भर बातचीत हुई और लड़की का जब मेडिकल टेस्ट कराया गया तो लड़की के शरीर पर कोई भी बाहरी आंतरिक चोट के निशान नहीं थे, संघर्ष या जबरदस्ती के निशान नहीं थे। फिर कुछ जो बयान थे उन लोगों के बयान को कोलैबोरेट किया गया और बयानों को जब मैच किया गया तो पता चला ये तो कहीं से भी मैच ही नहीं हो रहे। जैसे टाइमिंग जो बताई गई उस टाइमिंग पे एक जो शख्स है वो सीसीटीवी में कहीं और दिख रहा है। सीडीआर निकाला गया तो सीडीआर में जो टाइम ट्रेवल का बताया गया कि यहाँ ये शख्स गया है, उस समय पे वो वहाँ गया ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ने ये देखा कि मोबाइल की जो डिटेल्स है, मोबाइल की डिटेल्स सिर्फ उसी से पुलिस ने वो भी देखा कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज में वो कई शख्स नजर आए तो हाँ नजर आए। मतलब वो 15-20 किलोमीटर दूर गए ही नहीं, 5-10 किलोमीटर दूर वो गए ही नहीं अपने घर से। अब इसके बाद जो गवाह थे उनका और फिर बाद में लड़की से भी बयान लिया गया। लड़की ने फिर सब सच बता दिया पुलिस को। उस बयान को मजिस्ट्रेट के सामने भी रखा गया, लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दिया और खुद रेखा यादव, जो आईपीएस रेखा यादव, वो खुद इस केस को डील कर रही थी बिना जल्दबाजी किए, बिना मीडिया प्रेशर, बिना पॉलिटिकल प्रेशर के उन्होंने इस केस को सॉल्व आउट किया है। और इसके बाद जो आरोपी है, मेन आरोपी जिसका नाम सामने है कमल रावत, अब वो गायब चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसी ने पूरा षड्यंत्र रचा था और लड़की को पैसे का लालच दिया था। बीमार पिता, घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता ने जो पहले कंप्लेंट दी थी वो कंप्लेंट क्या थी? पिता ने कहा था कि 5 मई 2026 को शाम को मेरी बेटी घर से गई, वो पड़ोस में ही रहने वाले विनोद रावत उसे अपने साथ किसी शादी में लेकर गए और शादी से वो रात को लौटी नहीं। मैंने 1:30 बजे अपनी बेटी को कॉल किया 2-4 तो उसने उठाया नहीं। फिर उसका एक कॉल बैक आया और कुछ सेकंड बाद वो कॉल कट हो गया। अब कॉल कट होने के बाद मैं अपनी बेटी को ढूंढने लगा और आसपास के लोगों को मैंने बताया और पुलिस को मैंने कंप्लेंट दी। फिर कुछ दूर एक कमरे में मेरी बेटी का हाथ पैर बांधकर उस कमरे में फेंक दिया गया था और जिसके बाद उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसके साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया, वो भी गैंग रेप। अब जिसके बाद ये खबर तेजी से फैल गई क्योंकि चंपावत ऐसी जगह है कि ऐसा हीनियस क्राइम देवभूमि में आपने बहुत रेयर सुना होगा। एक देहरादून में बस का केस आया था गैंग रेप का, उसके
उसके अलावा ऐसी कोई दुखद घटना, मतलब ऐसी बड़ी घटना तो बिल्कुल नहीं हुई थी। और चंपावत के लोग भी हैरान थे और बोले हमारे पहाड़ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ऐसे लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए। पुलिस भी एक्टिव हो गई, खुद जो इसमें आईजी हैं वो भी एक महिला है, और जो उस जिले की आईपीएस ऑफिसर है वो भी एक महिला है। ऐसे में इस केस को, सीरियसनेस इस केस की देखते हुए हर पहलू पर जांच किया जा रहा था। आपको पता होगा, मैंने कल विनोद रावत के पिता का बयान सुनाया था। विनोद रावत के पिता ने कहा था अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसको सूली पे चढ़ा देना, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो जांच की जाए और जो आरोपी हैं, असल आरोपी हैं और जो फैक्ट्स है उसको सामने रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ पूरन रावत की बेटी जो थी वो सामने आई थी, बोलती मेरे पापा तो घर पे थे उस समय, जिस समय का ये टाइम बताया जा रहा है, तो ये मेरे पापा को झूठा फंसाया जा रहा है। और झूठा फंसाया जा रहा है इसी वजह से जो पॉलिटिकल जो कहा जा सकता है कि हमारे दुश्मन है वो हमारे पीछे पड़ गए और हमें जानबूझकर घसीटा जा रहा है। और देखिए मुद्दा पॉलिटिकल हो भी गया, फिर इसमें कांग्रेस के जो उस राज्य के अध्यक्ष उत्तराखंड के वो भी सामने आ गए, उन्होंने बयान दे दिया, फिर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके लिए ट्वीट करना शुरू कर दिया और ये अचानक से ये केस पॉलिटिकल रुख ले लिया कि बीजेपी का लीडर, और उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड को भी टारगेट किया जा रहा था कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना हुई और ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि मीडिया प्रेशर, लोगों का प्रेशर, और ये होता है कि कई बार निर्दोष पर भी तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन इस तरह के केसेस में अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही तो ये काबिले तारीफ है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अक्सर मीडिया प्रेशर इतना हावी हो जाता है और पॉलिटिकल प्रेशर कि सामने वाले की कोई सुनवाई नहीं होती, उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दो, बाद में प्रोसीडिंग होगा, वो खुद देखे, खुद छूटे जेल से, वो उसका सरदर्द। हमने अपना काम कर दिया, पुलिस पीछा छुड़ा लेती, मीडिया और सबसे। इसके लिए दम चाहिए होता है, सामने आकर सच्चाई को लोगों के सामने रखना और इस तरह के केस को वर्कआउट करना, जो कि काबिले तारीफ थी। एक बार बयान सुनते, पुलिस ने, सीएमओ ने क्या कुछ बताया इस पूरे मामले में, क्या असलियत थी, क्या डिटेल्स थे केस के, एक बार सुनते हैं। कल 6 तारीख को सुबह 7:15 बजे पुलिस के द्वारा ये जिला अस्पताल में लाए गए थे और 7:30 बजे सुबह मेडिकल एग्जामिनेशन हमारे महिला चिकित्सक द्वारा शुरू कर दिया गया था। तो इसमें जो भी कार्रवाई हुई, जो हमारा प्रोसीजर है उसमें जो टाइम लगा वही लगा, बाकी हमने पूरा टाइम से करके पुलिस को हैंडओवर किया है। तो सर मेडिकल में क्या निकला, दुष्कर्म की पुष्टि हुई या नहीं, क्या? पूरे मेडिकल में देखा जाए तो उसके शरीर पर किसी तरह के कोई बाहरी चोट के निशान, किसी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। अंदरूनी आंत में भी इस तरह के कोई जबरदस्ती के, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं पाए गए। सर रस्सी से उसको बांधा गया था, उस पर कुछ वहाँ पे निकला? जैसे मैंने बताया, उसके शरीर पे किसी तरह के कोई निशान थे। रस्सी बांधने जो नोट के साइन आते हैं वो भी निशान नहीं थे। मेडिकल टेस्ट और चेहरे से लेकर पैर तक किसी भी तरह के कोई किसी तरह चोट के निशान नहीं थे। राइट इस पे रिस्ट पर जरूर एक निशान था, लेकिन वो ब्लूज का, वो 3 दिन पुराना था। 3 दिन पुराना, उसका कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं किस दिन का कितना है। तो वो ब्लूज था, वो 3 दिन पुराना, तो इससे कोई समझ नहीं है। पूरे शरीर में किसी तरह के चोट के स्ट्रगल के निशान नहीं थे। निशान और दुष्कर्म की बात हो रही है, दुष्कर्म के लिए बताइए, क्या ये पुष्टि हुई है? नहीं। जैसे हमारे महिला चिकित्सक द्वारा बताया गया, मैंने भी खुद अपना उसका पूरा देखा है, उसको पूरा स्टडी किया इसको, तो उसमें ऐसा किसी तरह का कोई दुष्कर्म का नहीं पाया गया है। क्लियर है सर, ये मामला क्लियर है, पूरा क्लियर है, बिल्कुल कोई दुष्कर्म का नहीं पाया गया। हाँ, जो हमारा प्रोसीजर है, जो हम जांच के लिए स्वैब लेते हैं, हेयर लेते हैं, जो भी चीज हम लेते हैं, कपड़े सील करते हैं, वो तो हमारा प्रोसीजर है, वो हमने अपने करके पुलिस को दे दिया है। सर आपकी तरफ से पूरी जो जांचें थी वो पूरी हो चुकी हैं, मतलब हाँ, क्लियर आपका पूरी ये जांचें पूरी हो चुकी हैं। 6 मई 2026 को थाना कोतवाली चंपावत क्षेत्र में एक घटना घटित हुई, जिसके संबंध में विक्टिम के फादर द्वारा कोतवाली आकर के एक एफआईआर लॉन्च कराई गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ कुछ लोगों द्वारा 5 तारीख की रात्रि को सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। मैटर सेंसिटिव था, जिसको तत्काल संज्ञान में हमारे द्वारा लिया गया। सीओ चंपावत के पर्यवेक्षण में एक एसआईटी दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। आरएफएसएल रुद्रपुर द्वारा मौके पर साइंटिफिक तरीके से पूरे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई गई। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। उसके बाद पीड़िता का सीडब्ल्यूसी के समक्ष हमारे द्वारा काउंसलिंग कराई। एफआईआर में आए हुए तथ्य और जो हमारी तमामी विवेचना में आए साक्ष्य, दोनों में विरोधाभास देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा अन्य पहलुओं पर भी विवेचना में गौर किया गया। एज ए रिजल्ट हमारे पास यह तथ्य आया कि जो घटनाक्रम पीड़िता के पिता द्वारा वर्णित किया गया है
वह झूठा पाया गया और पूरा घटनाक्रम एक कूटरचित मनगढ़ंत षड्यंत्र के रूप में सामने आया। षड्यंत्रकारी कमल रावत द्वारा अपने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के अपने एक पूर्व के प्रकरण में द्वेष भावना रखते हुए पूरे षड्यंत्र को रचा, जिसमें पीड़िता की कंडीशन को देखते हुए उसको बेला फुसलाकर झूठा प्रलोभन देकर के इस पूरे षड्यंत्र में सम्मिलित किया। एफआईआर में मेंशन्ड नामजद व्यक्तियों का इस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं पाए गए। महिला सुरक्षा के प्रति चंपावत पुलिस प्रतिबद्ध है। महिला व बाल अपराधों के विरुद्ध हमारे द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। संवेदनशील मामलों में भ्रामक व झूठी खबरें का प्रसारण करने से बचें। एक तरह से उत्तराखंड को बदनाम करने की साजिश, वहां के पुलिस प्रशासन और वहां के शासन पर सवालिया निशान खड़ा करने वाला ये केस था। लेकिन ये केस उल्टा पड़ गया, कहानी उल्टी निकल गई और इस केस के साथ साथ जो टारगेटेड पॉइंट ऑफ व्यू थे, कोई लड़की की मदद नहीं करना चाह रहा था, सब अपनी पॉलिटिकल रोटी यहां सेकना चाह रहे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और आसपास में अगर ऐसी कोई भी घटना होती तो मुझे लगता है उस जांच के बाद ही उसमें निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना से ना कि जो रियल केसेस हैं उनको असर पड़ता है। अगली बार कोई असली केस भी होगा तो लोग सोचेंगे अरे यार ये सच बोल रहे कि झूठ। तो माँ बाप को भी देखना चाहिए। वो बच्ची तो चलो नाबालिग थी, 16 साल की, उसे समझा नहीं कि वो जो कर रही है वो बहुत गलत है, लेकिन इससे एक मैसेज जाता है कि पुलिस अब जांच करती है, पुलिस किसी प्रेशर में नहीं आने वाली और पुलिस जांच में जो चीज़ें निकलेंगी, सामने जो चीज़ आएंगी, उन्हीं के बिहाफ पर जो है वो एक्शन लेंगी। और ये केस बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया है रेखा ने, और आईपीएस रेखा, और उनके इस केस के लिए काबिल तारीफ है। क्योंकि हमेशा मैंने क्या कहा आपसे, इतना मीडिया प्रेशर और सब पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि अक्सर बोल देंगे हमारा काम ये है कि चलो इनको अरेस्ट करके जेल में डालते, बाद में देखते हैं ये खुद केस फाइट करें, खुद अपने आप को निर्दोष साबित करें। लेकिन ऐसा कम होता है कि केस को पहली बार में वर्कआउट कर लिया जाए, बता दिया जाए कि फर्जी केस है तो फर्जी है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप महिला हो या पुरुष हो, अगर फर्जी केस है तो है फर्जी, और उसको अच्छा वर्कआउट किया। उत्तराखंड पुलिस की काबिल तारीफ है और इसमें क्या कुछ अपडेट आएंगे मैं आप तक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।